It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है। भाइयों और बहनों, इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है वो संविधान के कारण मिला है, उसका वही कारण है। अगर ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे तो हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। का स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है देश में जिसकी सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा है और वो है कांग्रेस का न्याय पत्र। कांग्रेस का जो ये न्याय पत्र है वो क्या अन्याय में तब्दील हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई बन गई है। ऐसे में एक नया मुद्दा सामने आ गया है कि क्या कांग्रेस की सरकार बनती है तो विरासत पर भी टैक्स लगेगा, वसीयत पर भी क्या टैक्स लगेगा? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विरासत की क्या है सियासत और इसको लेकर क्या कहते हैं कांग्रेस और भाजपा। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वासु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, एक नया वार कांग्रेस पर कर दिया है और कांग्रेस के जो मुद्दे सामने थे वो सीधे पीछे चले गए हैं। अब वो मुद्दे चर्चा में हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी रोज उछाल रहे हैं। उसी में से नया मुद्दा ये कि अगर किसी के पास पैतृक संपत्ति है तो उस पर कब्जा करने की नियत कांग्रेस की है। क्या ऐसा घोषणा पत्र में है और इस तरीके के मुद्दों का क्या असर होने वाला है सियासत पर? एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी की ओर चलते हैं और बीजेपी के पास ही ये नई जानकारी कैसे आ रही है उस पर सवाल ले लेते हैं। वासु जी, प्रधानमंत्री जी रोज नई व्याख्या कर देते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। इतना तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के बारे में नहीं बोलती जितना बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घोषणा पत्र के बारे में बोलते हैं। अब हर कोई घोषणा पत्र कांग्रेस का पढ़ रहा है कि उसमें ये लिखा है कि नहीं, ये लिखा है कि नहीं। बीजेपी का घोषणा पत्र तो कोई देख नहीं रहा है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं क्या? देखिए मोहन जी,
मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में आर्थिक न्याय करके इनका एक कॉलम है, उसमें साफ तौर पे ये बात लिखी गई है कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। पहले ये जातिगत सर्वेक्षण पे बात करते थे, लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण पे आ गए। और कड़ी कैसे जुड़ती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहते थे कि इस देश के संसदों में माइनॉरिटी का अधिकार है, और माइनॉरिटी का अधिकार ये कहते थे कि मुस्लिमों का अधिकार है। हम तो ये कहना चाहते हैं माइनॉरिटी में सब और भी जातियां आती हैं, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो ये सब भी माइनॉरिटी में आती हैं। लेकिन उसके लिए कोई कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं करती। केवल और केवल एक वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी बात करती है। और इनका जो आज लगातार प्रधानमंत्री जी मंचों से जो कह रहे थे, उनकी बात को सच साबित कर दिया है सैम पित्रोदा अंकल जी ने, जो राहुल गांधी जी के अंकल हैं। और वो लगातार राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घोषणा पत्र बनाने का उनकी भी अहम भूमिका है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका के तहत कानून ला के देश की जनता का, जो गरीब जनता का पैसा है, उसमें डाका डालने का काम करेंगे, और 55% सरकार रखेगी और 45% जो जिनका है वो रखेगी। यानी जो देश की जनता, गरीब जनता अपने कमाए हुए पैसे को क्या सरकार को देगी क्या? ऐसा ये कांग्रेस को सिद्ध पहले बताना पड़ेगा कि वो सैम पित्रोदा के बयान से सहमत हैं या नहीं है। अगर वो भागते हैं इस बयान से, तो उनको उनके घोषणा पत्र में लिखे हुए आर्थिक संरक्षण को उससे हटाना पड़ेगा, तभी देश की जनता इस बात को मानेगी। ठीक है, चलिए, आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करने वाली है, उनकी सरकार ही नहीं आती, आप लोग मानते हैं। उसके बाद आप लोग ये भी फैलाते हैं कि ये आ जाएंगे तो ऐसा करेंगे। मोहन जी देखिए, हमारा काम है, हमारी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ गलत अपने घोषणा पत्र में लिखेगी तो हमारी जवाबदारी है जनता को उस बात को बताना। भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत लिखेगी तो कांग्रेस की जवाबदारी है जनता को बताना। अब जनता किसकी बात सुन रही है वो तो चुनाव में आपको दिख जाएगा, और 4 जून को इसका पता लग जाएगा। चलिए, बीजेपी ने तो एक तीर छोड़ दिया है, या कहें जो तालाब है उसमें कंकड़ मारकर लहर पैदा करने की कोशिश की है। इसका कितना फायदा नुकसान होगा, इसका आकलन हम करते रहेंगे। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जावेद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, जावेद जी आवाज मिल पा रही है? चलिए जावेद जी, अनम्यूट करके बात करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, जब तक जी हाँ बोलिए। बीजेपी ने ये आरोप लगा दिया है कि आपके न्याय पत्र में जो भागीदारी वाला न्याय है, उसमें सबकी भागीदारी करने के लिए, सबको समान करने के लिए जो बातें कही गई है, आर्थिक सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना, जिसके पास ज्यादा धन उसका पैसा गरीबों में बांटना, इस तरीके की बातों को कहा जा रहा है। तो क्या ये सब असर करेगा या ऐसी बातें नहीं कही गई है? कांग्रेस का क्या इसमें कहना है? जी देखिए, जातिगत जनगणना तो कही गई है, बिल्कुल करेंगे, और ये जातिगत जनगणना की ही चोट है जो ये चिल्लाने के रूप में उभर रही है। जातिगत जनगणना की जो चोट पहुंची है ना, जो दर्द है, वो दर्द अब विभिन्न मंचों पे प्रधानमंत्री द्वारा ये जातिगत जनगणना की चोट से प्रधानमंत्री विचलित हो गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जनता भी हतप्रभ है कि भाई ये क्या हो रहा है। नहीं, वो तो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई सैम पित्रोदा ने कहा है। सैम पित्रोदा यानी कि अभिभावक हैं वो एक तरीके से राहुल गांधी के, उनकी बात है तो उनकी बात माने कि नहीं माने? देखिए, अब यह है कि कांग्रेस से जुड़े ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं और चिंतक हैं, जो कि कहीं संगोष्ठी में जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। कल को मनमोहन सिंह भी अगर इंटरनेशनल लेवल में उनकी भी बहुत ख्याति है, कोई ऐसे मंच पे जाते हैं और अपने विचार रखते हैं, या वहां संगोष्ठी पे उस चर्चा का विषय ही अगर वो हो
ये बहुत सी चीजें जो यहाँ कुछ नहीं मालूम है कि ये कहाँ हुआ क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री जी सीधा लेके आके बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। अरे भैया मेरे को ये बताइए, सैम पित्रोदा जी यहाँ बैठे हैं, उसके पीछे कांग्रेस का बैनर लगा है क्या? वो कांग्रेस का मंच है क्या? ना बैनर है ना मंच है, फिर भी आप कहीं से भी निकाल के, कहीं भी कोई भी क्लिपिंग निकाल के इस तरह का क्लेम करना, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। मुझे तो मोहन तिवारी जी यहाँ लगता है कि 2004 में आपको मालूम होगा कि समय से पहले चुनाव हुए थे, तो समय से पहले चुनाव हुए थे तो लोग अचरज थे कि भाई समय से पहले लोग फील गुड फैक्टर क्यों करा रहे हैं। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री जी जो उस समय के थे उनका कुछ स्वास्थ्यगत कारण से ये चुनाव को पहले कराना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे कुछ स्वास्थ्यगत कारण वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ गए क्या, जो कि वो इस तरह की जो बयान आ रहे हैं उनके, मेरे को ऐसा ही लगता है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं जो कभी नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ। अरे भाई छत्तीसगढ़ में आए हैं आप, अभी विधानसभा चुनाव के लड़े के गए हैं, आपने छत्तीसगढ़ में जो वादे किए हैं, आप 4 महीने में जो काम किए, अरे उस पे बोलिए, नहीं तो आप 10 साल की सरकार पे बोलिए ना भाई। 10 साल आप सरकार थे, आप नोटबंदी पे बोलिए, आप जीएसटी पे बोलिए, आपके पास बहुत कुछ बोलने का है, आप उस पे क्यों नहीं बताते? आप वर्तमान में इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे गिना दीजिए। ऐसा लगता है कभी कभी जनता हमसे आके पूछती है कि भाई 10 साल में ये सरकार में रहे और जवाब कांग्रेस से मांग रहे हैं अभी भी। ये कहाँ का मतलब किस तरह का ये है जो जिस तरह के हमको जवाब देने का भी इसमें वो बनता नहीं कि हम क्या जवाब दें। अरे भाई कोई फैक्ट हो, कोई फैक्ट फाइंडिंग्स हो, या कहीं से उठा के लाया उस पर अगर चर्चा डिबेट हो तो बोला भी जा सकता है। ये तो मतलब कतई तर्कसंगत नहीं है, ये प्रधानमंत्री को इस तरह का करना भी नहीं चाहिए और ये सरासर झूठ है ना। कांग्रेस के मंच से कभी ऐसा कहा गया। हाँ, जातिगत जनगणना की चोट है, जो मैं फिर से दोहराऊंगा, जो चोट है जिसके कारण वो चिल्ला चिल्ला के सब जगह ये बोल रहे हैं, ये उस चोट का असर है मोहन तिवारी जी। ठीक है, ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग समान आर्थिक वितरण कैसे करेंगे, इसका भी जिक्र है घोषणा पत्र में। इसका मोदी जी जिक्र करते हैं कि भाई ये कहते हैं कि अमीर से पैसा लेके गरीब को दे देंगे, तो जिनके पास ज्यादा है उनसे लेके गरीब को दे देंगे, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको दे देंगे। देखिए, ये जब हमारी महालक्ष्मी योजना आई 1 लाख रुपए वाली, जब से ये लोग परेशान है कि भाई ये पैसा कहां से लाएंगे, बजट में कहां से लाएंगे। अरे भाई आपने महतारी वंदन प्रदेश में लाया ना, आपने तो लाया, अरे हम लाएंगे ना उसको, हम उसको लाएंगे, पैसा हम लाएंगे। ये जब से क्वेश्चन कर रहे हैं, इनके प्रवक्ता क्वेश्चन कर रहे हैं, मीडिया जो है इनसे जुड़ी हुई ये भी बोल रहे हैं कि ये बजट कहां से पैसा लाएंगे, कहां देंगे। ये सब करेंगे क्योंकि आपको याद होना चाहिए इसके पहले भी हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया था 2019 में 72,000 का बनाया था, 72,000 बोले थे। तो ये 1 लाख रुपए जो महालक्ष्मी योजना है जो हमारी, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसका असर नीचे तक जा रहा है। तो अब ये है कि अब इसके जवाब में बोलना है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं करता कि वो इस तरह की बात करें जो घोषणा पत्र में भी ना हो। अब इसका किस अंदाज में जवाब दिए बताइए, आप किस अंदाज में जवाब देंगे बताइए। आप बात करिए 10 साल के अपने काम पे बात करिए ना भाई। अब आज ये स्थिति है कि जो सांसद खड़े हुए हैं और जो सांसद छत्तीसगढ़ में थे जो इस साल खड़े नहीं हुए हैं, वो तो सोच रहे हैं भाई अच्छा हुआ हम बच गए। वो जो सांसद खड़े नहीं हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिली, वो तो बच गए, सोच रहे हैं कि भाई हमको जवाब दे, क्या देंगे हम जनता के बीच में, क्या बोलेंगे। अनिल जी से टिप्पणी ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल, चलिए आऊंगा अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो मोदी जी ने कहे हैं। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हर काम खुद करना चाहते हैं। अनिल जी, ये आपने आज एक नया नारा सुना होगा, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, और इस तरीके से भय के जरिए बताने की कोशिश की कांग्रेस क्या करने वाली है और हम क्या करने वाले हैं। इस तरीके की स्थितियों को क्या लग रहा है कि कोई हवा दी जा रही है, प्रोपोगेंडा है, कुछ सत्य नहीं है या कुछ आंशिक सत्य है? किस तरीके की ये सियासत है, किस तरीके के मुद्दों का दांव है ये? देखिए मोहन जी, अभी लोकसभा चुनाव अब अंतिम दौर में ही कह सकते हैं आ गए हैं। अभी दूसरे चरण के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद आधी सीटें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हो ही जाएंगे। तो कांग्रेस ने पूरे देश में एक ये नई चीज पर बहस छेड़ी है और उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ठीक है, उसको लोगों ने स्वीकार किया नहीं किया वो तो रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन आज जो सैम पित्रोदा ने बोला कि हम संपत्ति का जो है सर्वेक्षण कराएंगे, जिसको बोलते हैं वेल्थ सर्वे, कि संपत्ति का भी सर्वेक्षण होगा। और सैम पित्रोदा ने तो आज बोला है, राहुल गांधी ये बात मुझे लग रहा है 7-8-10 दिनों से कह रहे हैं
कि हम कि उन्होंने भी कहा और उन्होंने कहा कि हम वेल्थ सर्वे कराएंगे। बेसिकली कांग्रेस की स्ट्रेटजी को समझना होगा कि वो ऐसे मुद्दे को क्यों लेकर के आए। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम चुटकियों में गरीबी हटा देंगे। बेसिकली कांग्रेस का नारा शुरू से ही गरीबियों का कल्याण ही रहा है, उनका उद्देश्य रहा है, उसी के आधार पर वोट मांगते रहे। गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस ने ही दिया था और अभी वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की मदद करने के लिए हम ये 2 चीजें और लाएंगे। तो कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है कि गरीब जो सामान्य वर्ग है, जो आमतौर पर किसान भी उसमें आते हैं, बहुत सारे वर्ग भी उसमें आते हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो हमारे इस नारे से और फिर हमारी सरकार बने। और जब आप सरकार में आएंगे तो स्वाभाविक है आप पे दबाव बढ़ेगा और उसको आपको करना होगा। सवाल यह है कि न्याय संगत कितना इस देश के साथ। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपना घोषणा पत्र लागू करे। बीजेपी भी लेकर के आई अभी विधानसभा चुनाव में लाई वो महतारी वंदन योजना लेकर के आई, वो किसी देश को आपत्ति नहीं थी और उसको लागू भी कर रही है। तो कांग्रेस भी यदि बात कर रही है तो कल्याणार्थी ही बात कर रही है, लेकिन उसे थोड़े से खतरे उठाने होंगे। अगर वो कह रहे हैं, जैसे पेत्रोदा कह रहे हैं कि अमेरिका में इसको लागू किया गया संपत्ति सर्वेक्षण को, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि विंस्टन चर्चिल की सरकार इसको लागू करने के बाद चली गई थी, इतना ज्यादा अमेरिका में इसका विरोध हो गया था। रूस जहां मार्क्सवाद चरम पर है और जहां उसने भी इस तरह के संपत्ति विरूपण कानून को लागू किया, वहां पर भी सरकारें चली गई इस मुद्दे के चलते। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आग से खेल रही है, लेकिन उसे अपना अतीत मालूम है कि हम जिस तरह के आंदोलन चलाते हैं उसका लाभ उसको मिलता है चुनावों में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं, कांग्रेस 1961 में कांग्रेस की सरकार थी, तब इंदिरा गांधी ने चकबंदी कानून लागू किया। वो कानून क्या था कि 15 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी जमींदार नहीं रख सकेगा। इसमें जो अवैध जमीनें थी वो जमीनें सरकार ने अधिग्रहित की और भी जमीनें अधिग्रहित की। तो गरीबों को मैसेज ये था कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन खत्म हो और वो जमीनें गरीबों को बांटी गई, कहीं न कहीं सामाजिक संगठनों को दी गई, जिसमें स्कूल खुले, आश्रम खुले, ऐसे बहुत सारे कल्याण वाले काम हुए। तो उस समय आप देखिए कांग्रेस को 56 बड़ा बहुमत मिला था। तो कांग्रेस बेसिकली अभी मुद्दों से गायब है। कांग्रेस, उसके पास इतने अच्छे मुद्दे नहीं है जो जनता को आकर्षित करे और वो वोट में तब्दील हो। इसलिए अब कांग्रेस ने ये तुरुप का इक्का फेंका है कि संपत्ति का सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना, ये 2 यदि चल निकले, से पल्ला झाड़ रही है, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे, ये मिस अंडरस्टैंडिंग का मामला है क्या, या जो व्याख्या गलत व्याख्या करके इस तरीके की बातें सामने लाई जा रही है, क्या आपको लगता है? मुझे लग रहा है, देखिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सैम पित्रोदा जैसे उसके पास बुद्धिजीवी है, और सैम पित्रोदा कुछ भी बोले, राहुल गांधी तो सर्वे सर्वा है ना कांग्रेस में। जावेद खान जी भी अभी बात कर रहे थे सैम पित्रोदा की। सैम पित्रोदा को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने तो कहा ना कि संपत्ति का सर्वेक्षण कराएंगे, तो राहुल गांधी की बात को तो पूरा देश मानेगा ना। आपने जो बात उठाई मैन कि क्या कांग्रेस गफलत में है, क्या कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं विरोधाभासी बयानों में है, मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस ऐसा करेगी तो जो उसका उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप एक स्टैंड लाइन आपने तय की है, चाहे वो राहुल गांधी उसमें खड़े हों चाहे सैम पित्रोदा खड़े हों, एक स्ट्रेटजी के साथ ये नारा उछाला गया है ताकि वो वोट के कन्वर्ट हो और उनकी सरकार बनाने में आसानी। ठीक है, चलिए वासु शर्मा जी की ओर चलते हैं। वासु शर्मा जी, आईपीएल का गेम चल रहा हो और खिलाड़ी चुपचाप खड़ा हो और हाथ में कैच आ जाए, वैसी स्थिति हो गई है आपको, तो आप लोग को तो दौड़ना भागना भी नहीं पड़ रहा है, हाथ में कैच आ रहा है, सामने वाला खिलाड़ी आउट हो जा रहा है, ये तो दोहरी खुशी का है। लेकिन इसको आप लोग कहीं गलत ढंग से पेश करके लोगों को गलत जानकारी तो नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये गलत चीजें फैला रहे हैं। देखिए मोहन भी, ये कांग्रेस की नीयत पे सवाल है। लगातार उनके बयानबाजी को देख ले, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी स्पष्ट रूप से कहा, राहुल गांधी जी ने इसकी बात कही है, और मैं इनकी वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात से सहमत हूं। ये जानबूझ के ऐसी बातें ला रहे हैं जिससे गरीबों का वोट इनको मिल सके, वोट बैंक के कारण। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि अभी राहुल गांधी जी घूम घूम के एक बात कह रहे हैं, जैसे पत्रकार महोदय ने बताया, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो खटखटा कर एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। लेकिन ये नारा किसने दिया था? उनकी दादी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम देश की गरीबी मिटा देंगे। उसके बाद 40-45 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, उस 40-45 साल में गरीबी हटा नहीं पाए कांग्रेस पार्टी, और फिर से उनके युवा नेता फिर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो एक झटके में
गरीब हटा देंगे। वो कह रहे तो घोषणा पत्र जनता में तो है ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी कहें घोषणा पत्र में है नहीं, ये बार बार कहते अरे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, हिस्सेदारी न्याय के कॉलम नंबर 1-2 में देख लीजिएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। जातिगत जनगणना मामले में भी ये बताते हैं। अगर 2009 का बयान राहुल गांधी का आप उठा के देख लेंगे तो राहुल गांधी ये कहते थे कि मैं किसी के जाति नहीं देखता, मैं इंसान को इंसान मानता हूं। लेकिन 2024 में मजबूरी देखिए कि वो जातिगत के मुद्दे पे आ गए हैं। उनको पता है कि इसमें वोट मिलेगा, लेकिन जनता जागरूक है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने देश में विकास किया है, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। ठीक है जावेद जी, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, आप लोगों के लिए जो सहूलियत बन रही है, जनता जिसे स्वीकार कर रही है उसको तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो पीछे छुपी हुई मंशा है या इस पूरे प्रक्रिया को करने के दौरान जो चीजें आएंगी उसको आप लोग छुपा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए मोहन तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी अगर एक बार मंच से आके जो बोल दे तो फिर वो कभी, मैंने आज तक मंच में उनको ये बोलते नहीं देखा, एक बार बोलने के बाद सॉरी या मुंह से भी निकल गया तो कभी नहीं बोलते। तो एक बार उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर और पूरे आईटी सेल और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे लग जाती है, भले वो झूठ हो। तो ये बात मैं उस दिन से देख रहा हूं, जब विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री आते थे उस वक्त बोलते थे कि धान केंद्र सरकार खरीदती है, तो भाई सब बोलने लगे धान केंद्र सरकार खरीदती, धान केंद्र सरकार करती, धान खरीद। ये वही चीज यहां भी हो रही है, प्रधानमंत्री मंच से आके बोल देते हैं और इसके बाद ये लोग उसको आगे ट्रोल करने लग जाते हैं। रही बात ये आर्थिक वाली बात, ये देखो 10 साल में पिछले देखे हैं देश में कि मैं तो यहां तक सर्वेक्षण की बात है, कई सर्वेक्षण ये बताते हैं कि देश की 90% संपत्ति केवल 22 लोगों के पास है, बाकी 10% संपत्ति पूरे देश के लोगों के पास है। तो ये एक इक्विलिब्रियम जो डिसबैलेंस है ना, ये डिसबैलेंस ये 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। ये 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। लोगों ने ये भी देखा कि सरकारी पटरी पे अडानी की मालगाड़ी चल रही है और एकदम बेखौफ लिखा हुआ है अडानी लॉजिस्टिक्स। ये सब तो देश की जनता देख रही है। अब इसको देख के तो बता सकते हैं कि भाई कैसे बैलेंस करेंगे? चलिए ये में जो बढ़ गई है। जावेद जी, अगर ये डिसबैलेंस है तो उसे बैलेंस करने का क्या फार्मूला है? इनसे पैसा लेके गरीबों को बांट दें क्या? ऐसे ये भी तो गलत है ना। नहीं, पैसा ऐसा लेके बांट दे वाली बात नहीं है। कांग्रेस के पास पूरा मैकेनिज्म है जिसके बल पे ही उसने 1 लाख रुपए देने की बात की है। भाई 1 लाख महालक्ष्मी योजना में देने की बात की है ना, तो भाई कांग्रेस को मालूम है, कांग्रेस के पास मैकेनिज्म है, कांग्रेस ने सरकार चलाया है, उसको मालूम है कि भाई अब आज ये 10 साल में जो हो रहा है, अब बताइए इन्होंने जीएसटी लगा दिए, कृषि उपकरणों में भी जीएसटी लगा हुआ है। कौन से कृषि उपकरण और खाद है, कृषि की दवाइयां हैं, सब पे तो जीएसटी लगा हुआ है यहाँ पर। अब आप जीएसटी लगाए हो, इतना इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए तो महंगाई बढ़ी है। थोड़ा जोर दे, बेरोजगारी बढ़ी है, तो ज्यादा उसी बात को मोदी कह रहे हैं। बात होनी चाहिए पेट्रोल डीजल। जी, मोदी कह रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास कम पैसा है, उसको लेने और देने का, उसी पर वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, मंगलसूत्र ले लेगी, जमीन ले लेगी, मकान ले लेगी। मंगलसूत्र का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। ये तो आप बताइए कहां उल्लेख है? मंगलसूत्र तो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। मतलब ये तो बहुत हंसी वाली बात आ रही है। मैं तो फिर कहना चाहूंगा कि ये वही वाला कहीं स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है जो प्रधानमंत्री जी अनिल जी से समझने की कोशिश इस तरह से बोलना उलझुल बोल रहे हैं वो मंच से। अनिल जी, मंगलसूत्र वाली बात तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये मंगलसूत्र बात कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की और ये किस दिशा में ले जा रहे हैं। वो एक कॉर्नर में लाकर खड़े करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं कांग्रेस को, और ऐसे में कांग्रेस निकलती हुई रास्ता नहीं दिख रहा है उनके पास। कुछ चीजें क्या गलत ढंग से भी प्लांट की गई होगी, आपको क्या लगता है? विजय जी, अनिल जी, क्या फिर से बताइए सवाल क्या? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये मोदी जी इस तरीके के मुद्दे उछालकर कांग्रेस को एक कॉर्नर में लाकर खड़ा कर दिए हैं जहां से उसको आने जाने की जगह नहीं मिल रही है, और ये चीजें जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि गलत झूठ बात फैलाई गई, गलत बात फैलाई गई, कुछ हवा भर के बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है क्या? देखिए मोहन जी, प्रयास तो वही हो रहा है, राजभवन में ठहरना भी है। अनिल जी से ले लेते फिर आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए मोहन भाई, राजनीति में संतत्व स्वभाव की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है।
यहाँ मुद्दे डिपेंड करते हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार के। और यदि कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया तो उसकी आलोचना बीजेपी कर सकती है, और बीजेपी ने यदि मुद्दे उठाए तो कांग्रेस को अधिकार है। ये लोकतंत्र है, यहाँ सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। ये तानाशाही नहीं है कि आप किसी को बोलने से रोक सकते हैं। कांग्रेस भी बीजेपी की आलोचना करेगी और भाजपा भी करेगी। मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। देखिए, सवाल यह है, आपने जो बोला कि कांग्रेस का मैकेनिज्म इस संपत्ति सर्वेक्षण में है क्या, तो सबसे पहली बात है कि कांग्रेस का मैकेनिक कौन होगा, मैकेनिक इसको किस तरीके से लागू करेगा, यह अभी तय नहीं है। मैंने राहुल गांधी जी का भी भाषण इस मुद्दे पर सुना है। वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हम ये संपत्ति सर्वेक्षण करेंगे और इस संपत्ति सर्वेक्षण में हम इसको देश के हित में लाएंगे। वो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि जो संपत्ति ज्यादा आएगी क्या वो गरीबों में बांटी जाएगी, और यदि गरीबों में नहीं बढ़ जाएगी तो क्या देश उसका उपयोग करेगा, तो देश यदि उपयोग करेगा तो किस तरीके से उपयोग में आएगा। आप देखिए कि भूदान आंदोलन जब इंदिरा गांधी का युग चल रहा था तब संत विनोबा भावे थे, जावेद भाई भी जानते होंगे। संत विनोबा भावे ने देश में भूदान आंदोलन शुरू किया था। उसका तात्पर्य यह था कि आप जमीनें दीजिए ताकि हम उसको गरीबों में बांट सके। और उसके बाद हमने देखा कि देश के जमींदारों ने, देश के बड़े वर्ग ने खुले दिल से जमीनें दी। जिनके पास 20-50 एकड़ 100 एकड़ ज्यादा थी, उन्होंने 3-3, 4-4 एकड़ जमीनें फ्री में दे दी। शर्मा जी भी जमींदार ही एक तरह से, वो जानते हैं इस चीज को। तो अगर आप दान के स्वभाव के साथ मांगेंगे तो इस देश में पूरा योगदान आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको तानाशाही तरीके से मानेंगे, अगर आपसे पुलिस का डंडा दिखा करके कोई सहयोग मांगेंगे, तो करोड़पति हो, अरबपति हो, गरीब हो, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो इस तथ्य को, इस मैकेनिज्म को कांग्रेस को समझना होगा, तभी लोग आपके बराबर विश्वास करेंगे कि आप प्रोजेक्ट क्या ला रहे हैं और इस संपत्ति के सर्वेक्षण से आम आदमी का क्या भला होगा, उसको कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, गलत तरीके से, भयानक तरीके से बीजेपी प्रस्तुत कर रही है। वासु शर्मा जी, लास्ट कमेंट, और आप बताइए ऐसा क्यों कर रही है। ये तो अच्छी बात है भाई, कहीं ज्यादा पैसे हैं तो उसको कुछ ऐसी प्रक्रिया से समानता आए, जो गरीब है उसका जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए योजना बनती है, पहले भी बनती रही है। अब लेकिन छीन लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया, इस तरीके की बातों से डराया जा रहा है, ये क्या सही है? देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई विजन नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है देश को आगे बढ़ाने का विजन। अभी ये लगातार न्याय पत्र की बात कर रहे हैं और महालक्ष्मी गारंटी की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी है ना जो 2018 विधानसभा में हर महतारियों को 500 रुपए देंगे बोले थे। 5 साल तक किसी महतारियों को 5 रुपए मिले क्या इस छत्तीसगढ़ के अंदर? अब ये कहते हैं कि हम देश में हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। अरे आप ये बता दीजिए, देश में आपकी सरकार जब छोड़ के गई थी 16 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, उसको 3 गुना बजट बढ़ा के मोदी सरकार ने 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। लेकिन 48 लाख, आप ये देखिए कि देश में भयावह तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं? देखिए मोहन जी, कोई भयावह नहीं है, जो इनकी नियत है वो सामने हम रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे प्रधान मोदी ने बताया इंदिरा गांधी ने किस हिसाब से सीलिंग एक्ट लाया था, उसको उस समय भी आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी का बयान देख लीजिए, अब सैम पित्रोदा जी का बयान देख लीजिए, तो कड़ी जुड़ रही है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा, ये इनकार कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं आपकी मंशा सच्चाई है, उसको सामने ला रहे हैं। अभी द्विवेदी जी ने भी बोला है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर पिछले 10 साल में इन्होंने अगर भगोड़ों की, देश से भगोड़ों की जो लिस्ट है, जो करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए लेके भाग गए और जिनका बैंक से राइट ऑफ हुआ पैसा, जावेद जी आपकी सरकार ने लोन दिया था, मनमोहन सिंह सरकार ने, कोई भारतीय जनता पार्टी ने लोन नहीं दिया था। आप लोग बेधड़क लोन बांटे हो, सब डिफाल्टर होकर भाग गए। इसमें ही छुपी है ये बात, और ये भगोड़ों के देख के ही लगता है कि चलिए समय कम है, ये चर्चा अभी लंबी चलेगी और आज तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, तो और कई बार इस पर चर्चा बहस होती रहेगी। फिलहाल समय कम है तो चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जावेद जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।